हल्की तूफानी तेजी के बाद आज बाजार में ठहराव, ऊपरी स्तरों से हल्की बिकवाली, निफ्टी 8,900 के ऊपर टिके रहने में कामयाब। जीएसटी को लेकर शंका में सरकार, वित्त मंत्री ने कहा अगले साल से लागू करने की तैयारी, लेकिन चुनौतियां हैं ढेर सारी। रिटेल किंग किशोर बयानी ने उठाए स्टार्टअप्स के मॉडल पर सवाल, कहा छोटी है स्टार्टअप्स की सोच। बस खत्म होने वाला आईफोन 7 का इंतजार, आज शाम अमेरिका में होगा लॉन्च। नए आईफोन में होंगे कई दमदार फीचर्स। गाड़ी चलाते वक्त साथ में आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस रखने की नहीं होगी जरूरत, सरकार ने लॉन्च की डिजिटल लॉकर की सर्विस। योर मनी पर आपको हम हमेशा सही पोर्टफोलियो बनाने की सलाह देते हैं, लेकिन हम आज फोकस करेंगे आपके निवेश और उससे जुड़े टैक्स पर। जी हां, नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। टैक्स का निवेश पर कितना असर, टैक्स छूट का कहां मिलेगा ज्यादा फायदा, कौन से निवेश में मिलेगा इंडेक्सेशन का फायदा। अब एक नए टूल से मिलेंगी एक ही जगह निवेश की सभी जानकारियां। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद है फाइनेंशियल प्लानर अर्नब पंड्या। अर्नब जी, आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जुड़ते हैं हमारे आज के दर्शक सुमेधा से फोन लाइन पर। नमस्कार सुमेधा, बताएं आपका सवाल क्या है। जी, मेरा सवाल है एटीसी के तहत कौन कौन सी एटीसी के तहत कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें टैक्स नहीं लगता लेकिन विड्रॉ कराने पर लगता है। ओके, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने सुमेधा, और आपके जरिए हम तमाम दर्शकों को भी बता दें कि यहाँ पर हम एटीसी में टैक्स बचाने के लिए, टैक्स छूट पाने के लिए निवेश तो कर देते हैं, लेकिन वो कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जब आप विड्रॉ करते हैं पैसे, जब उनका लॉक इन पूरा हो जाता है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है। अमूमन इस तरह के सवाल अर्नब जी हमें हमारे दर्शक पूछते हैं, और आज का हमारा मुद्दा भी यही है कि अपने निवेश पर जो टैक्स लग रहा है उसे समझना बेहद जरूरी है ताकि आप उससे जुड़ा हुआ निवेश कर सके। सुमेधा के सवाल को ही हम लेते हैं, एटीसी के तहत कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स है जिनमें हम निवेश कर सकते हैं और टैक्स छूट पा सकते हैं। देखिए, अगर आपको समझना है तो सेक्शन 80C का जो बेनिफिट है वो एक डिडक्शन है। राइट। डिडक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो एलिजिबल अमाउंट है वो आपके टैक्सेबल इनकम से कम हो जाती है, यानी कि आपको कम रकम पे अल्टीमेटली टैक्स भरना पड़ता है। अब सेक्शन 80C का डिडक्शन ये है कि जब आप एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तब ये टैक्स छूट मिलती है। अब इसको, और जो इंस्ट्रूमेंट में आपने इन्वेस्ट किया है उससे आने वाली इनकम पे जो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा वो एक अलग सवाल है। तो ये सेपरेशन करना आपको जरूरी है। अब पहले हम देखते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पे आपकी जो इनकम आएगी इन्वेस्ट करने के बाद वो टैक्स फ्री होती है। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सुकन्या समृद्धि स्कीम है, या लाइफ इंश्योरेंस पे जो रकम आती है वो है, या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में डिविडेंड हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो, ये सभी चीजें पे कोई टैक्स नहीं लगता। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जब आप इन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेक्शन 80C का डिडक्शन मिलता है। जब इन इंस्ट्रूमेंट्स पे इनकम आती है वो भी टैक्स फ्री है, यानी कि इनकम के बारे में भी आपको टैक्स की कोई चिंता नहीं रहती। इसके सामने काफी सारे और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मान लीजिए कि आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लिया हो, या बैंक में 5 साल की टैक्स सेविंग डिपॉजिट की हो, या पोस्ट ऑफिस में 5 साल की डिपॉजिट की हो, या आप सीनियर सिटीजन हो और आपने सीनियर सिटीजन से सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया हो। अगर आपने ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया हो तो यहां पर जो इनकम आती है इन्वेस्टमेंट के बाद वो सभी टैक्सेबल होती है, और ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसमें जब आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो ये इनकम आपको दर्शानी पड़ती है और उस पे जो एप्लीकेबल टैक्स है वो भरना पड़ता है। अभी इन इंस्ट्रूमेंट्स में बैंक फिक्स डिपॉजिट हो या सीनियर
सिटीजन की जो सेविंग स्कीम हो उस पे तो आपको टीडीएस भी होगा, यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होगा, यानी कि पार्ट ऑफ द टैक्स एलिमेंट जो है वो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पे हो जाएगा, तो आपको सिर्फ बाकी के रकम पर टैक्स भरना होगा। बिल्कुल, तो आपको एक बार फिर से बता दें, यहाँ पर एटीसी के तहत जहाँ पे आपको टैक्स में छूट मिलती है, हम चाहेंगे कि हम स्क्रीन पे भी यही फ्लैश करें और आपको यही दिखाएं। ईपीएफ में आपको छूट मिलती है, पीपीएफ में छूट मिलती है, ईएलएसएस में आपको छूट मिलती है, इंश्योरेंस पॉलिसी पे आउट और सुकन्या समृद्धि स्कीम में आपको यहां पर छूट मिलती है। आपकी स्क्रीन पे फिलहाल आप देख सकते हैं ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जहां पर आपको टैक्स छूट मिलती है और यहां पर डिडक्शन तो मिलता ही है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट जहां पर रिटर्न टैक्सेबल होता है, आपको बता दें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, 5 ईयर का बैंक एफडी है, 5 ईयर का पोस्टल टर्म डिपॉजिट है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये भी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, जहां पर आपको टैक्स छूट तो मिलती है लेकिन जो रिटर्न है वो डिडक्टेबल होता है। तो ऐसे में अगर हम एटीसी में अपनी कोई रणनीति बनाना चाहें, जैसे कि सुमेधा का भी सवाल था, मुझे ये बताइए कि क्या सोचकर हमें रणनीति फिर बनानी चाहिए, क्योंकि रिटर्न तो यहाँ पे टैक्सेबल होता है, जो आपने समझाया कि जो कटता है। देखिए, प्राइमरी गोल आपका ये होना चाहिए कि टैक्स सेविंग के अलावा क्या आपके कोई गोल्स ये इंस्ट्रूमेंट मीट कर सकते हैं। यानी कि आप देखिए कि अगर आपको रिटायरमेंट के बारे में सोचना हो तो आपके लिए पीपीएफ एक ऑप्शन हो सकता है। सिमिलरली अगर आपको टैक्स भी बचाना है और थोड़ा कैपिटल बिल्ड करना है और आप यंग हो तो आप ईएलएसएस की तरफ देख सकते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आपको 2 चीजें करनी है। आपको ट्राई करना है कि आपके कोई गोल के साथ ये एक इन्वेस्टमेंट जुड़ जाए जी। और दूसरी बात ये है कि आप ये भी प्लान कर ले कि उस आपका नेट रिटर्न क्या है और जो इनकम है वो टैक्सेबल है या नहीं है, और उस हिसाब से भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई अपने गोल के साथ ये टैक्स सेविंग का कोई इंस्ट्रूमेंट जोड़ सके तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप 2 गोल्स एक साथ शामिल कर लेंगे। एक तो टैक्स बचाना और दूसरा कि जो फाइनल गोल है उसकी तरफ थोड़ी मदद भी हो। चलिए सुमेधा, यहाँ पर आपके पहले सवाल का जवाब तो हमें दे दिया है, आपका और कोई सवाल है? मैं जानना चाहती थी कि नॉन एटीसी के तहत वो कौन सी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनपे रिटर्न होता है वो टैक्स फ्री होता है? चलिए, ऐसे बहुत सारे निवेश के विकल्प हैं जहां पर आप निवेश कर सकती हैं और किस तरह से उनके विड्रॉल पर या रिटर्न पे टैक्स लगता है उस पर हम बात करेंगे। तो आपके शेयर बाजार में आप जब निवेश करते हैं, आप जब स्टॉक खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं, कई बार इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए भी लोग निवेश करते हैं। ऐसे में आप बताइए कि जब हमें रिटर्न हाथ में आता है तो किस तरह हमें अपना टैक्स काउंट करना चाहिए, किन किन पे टैक्स लगता है या हमें टैक्स छूट भी मिलती है, क्या टैक्स फ्री रिटर्न होता है? देखिए, अगर आप नॉन एटीसी के बारे में बात करें तो एक प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट जहां पर टैक्स नहीं लगता वो है टैक्स फ्री बॉन्ड्स, जैसे कि नाम दर्शाता है। तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता, पर उसका जो इनकम होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। यानी कि ये एक बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए टैक्स फ्री रिटर्न लेना है तो यहां पर देख सकते हैं। दूसरी बात है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में 2 प्रकार के बेनिफिट्स होते हैं, जो नॉर्मल डायरेक्ट इक्विटी में और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड दोनों में है। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स पे जो डिविडेंड होता है वो टैक्स फ्री होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो सिर्फ 1 साल होल्डिंग के बाद आपका एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा, वो भी 0% रेट का होता है। तो इक्विटी की तरफ ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप देख सकते हो। तो ये 2 प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता इनकम पे, राइट। और आप उसको देख के चूज कर सकते हैं कि क्या ये आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि डेट और इक्विटी दोनों सभी के पोर्टफोलियो में रहते ही है। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट वैसे है जो दोनों गोल्स को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का मेंशन भी किया है, इसको अगर आप विस्तार से समझाएं तो वो क्या मतलब होगा उसका? देखिए, इक्विटी में जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो टैक्स रेट और दूसरा होल्डिंग पीरियड। इक्विटी के लिए अगर आप 1 साल से कम का होल्डिंग पीरियड रखें तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो जाता है। और डायरेक्ट इक्विटी हो, यानी कि डायरेक्टली शेयर्स हो या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में आपको अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है तो आपको एक फ्लैट 15% रेट भरना पड़ता है। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से बढ़ जाए
तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। और अच्छी बात ये है कि कोई भी इन्वेस्टर हो, उसने डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट किया हो या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपके लिए 0% हो जाता है, यानी कि वर्चुअली टैक्स फ्री हो जाता है। अब इसके सामने अगर डेट इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल, हाँ, तो उसमें जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल से बढ़ के 3 साल हो जाए। और 3 साल हो गया, यानी कि अगर आपने 3 साल से पहले बेच दिया तो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके इनकम में ऐड किया जाएगा, यानी कि आपके इनकम पे जो एप्लीकेबल रेट है वो इस गेन को लगेगा। तो अगर आप 20% ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो रेट आपके लिए 20% हो गया, अगर आप हाईएस्ट ब्रैकेट में आ जाते हैं तो आपके लिए रेट 30% हो गया। ओके। और वहां पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वहां पर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं और आपको 20% का रेट लगेगा। क्या है इंडेक्सेशन का बेनिफिट वो तो हम आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्सिट लोड और एंट्री लोड का भी जिक्र होता है जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आप कोई निवेश में एंटर करते हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हो, और अगर वहां पर लोड लगता है, लोड यानी कि एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपसे वसूला जाता है, तो उसे एंट्री लोड कहते हैं। अब अच्छी बात तो यह है कि भारत में म्यूचुअल फंड्स में एंट्री लोड एबॉलिश कर दिया गया है, यानी कि आप म्यूचुअल फंड्स में जाओगे तो आपको जो नेट एसेट वैल्यू है उसके हिसाब से ही आपको यूनिट्स मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन एग्जिट लोड है जो आपको लगता है जब आप इन्वेस्टमेंट से बाहर आते हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट बेच देते हो, वो आज भी है। और वो एग्जिट लोड तभी लगता है जब आप इन्वेस्टमेंट्स को एक स्पेसिफाइड पीरियड से कम समय के लिए होल्ड करते हो। तो ये एक फंड तय करता है कि मेरा एग्जिट लोड कितना होगा, यानी कि ये 1 या 2% के बीच में हो सकता है। और ये भी फंड तय करता है कि कितने समय के लिए आपको होल्ड करना पड़ता है, यानी कि काफी सारे डेट म्यूचुअल फंड्स है जो कहेंगे कि अगर आपने 1 साल से पहले ये फंड से आप निकल गए तो आपको 1% एक्स्ट्रा एक एग्जिट लोड लग जाएगा। इसका मतलब है कि टैक्स कैलकुलेशन अलग है, पर जब आप ये एग्जिट लोड के पीरियड में आ जाते हो तो आपका जो रकम है आपको जो आएगी उसमें से ये एक परसेंटेज कट के आएगी, और ये म्यूचुअल फंड अपने पास रख लेगी। ये इसलिए होता है ताकि आप छोटे छोटे समय पर फंड से अंदर आओ और बाहर न जाओ, जिससे फंड मैनेजर के लिए तकलीफ हो जाती है ये इन्वेस्ट करके, खास करके लॉन्ग टर्म के लिए। इसीलिए आपको डिस्करेज करने के लिए कि आप शॉर्ट टर्म में चेंजेस करें, इस प्रकार का एग्जिट लोड रखा जाता है। चलिए सुमेधा, उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, और आपके जरिए वो तमाम दर्शक जो अपने निवेश पर टैक्स की तमाम उलझनों को लेकर बैठे हुए हैं, आपको भी सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन फिर भी इंडेक्सेशन का मतलब क्या है, कैसे इसका फायदा आपको मिलता है, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। योर मनी में आज हमारा फोकस है आपके निवेश पर लगने वाले टैक्स पर, और इसी कड़ी में हमारे अगले दर्शक निशांत भी अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। गुड इवनिंग निशांत, बताइए आपका सवाल क्या है? गुड इवनिंग जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंडेक्सेशन बेनिफिट्स का मतलब क्या है? बिल्कुल, आपके निवेश पर किस तरह से इंडेक्सेशन का आपको बेनिफिट मिलता है और उसे कैलकुलेट भी कैसे करते हैं। अर्नव जी, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पेचीदा है, अक्सर हमने अपने शो पर समझाने की कोशिश की है दर्शकों को, लेकिन एक बार फिर से निशांत के जरिए हम चाहते हैं कि आप ये बताएं कि इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो पहले किन किन निवेश इंस्ट्रूमेंट्स पर हमें मिलता है। देखिए, आपको एक सिंपल तरीके से समझना है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे मिलता है, यानी कि जिस एसेट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल है उस पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी ले ली, और प्रॉपर्टी लेने के बाद आपने इसे 5-7 साल होल्ड करने के बाद आपने बेची है, तो इस पे आपको इंडेक्सेशन मिलेगा। सिमिलरली गोल्ड ले लिया जी, ये काफी सालों के बाद आपने बेचा तो उस पे मिलेगा। डेट म्यूचुअल फंड ले लिए, ये एक लॉन्ग टर्म जब कैपिटल गेन्स होता है उस पे ही आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या है। ये सिर्फ सिंपल टर्म्स में एक बेनिफिट है कि क्योंकि आपने जब से एक एसेट ली है और जब आप बेची है, वो समय के बीच में क्योंकि इन्फ्लेशन आता है जो रिफ्लेक्ट नहीं करती आपके कॉस्ट में, तो ये कॉस्ट को बढ़ा देती है, जिससे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट
अंदर आ जाए। वरना क्या होगा कि मान लीजिए हम कहते हैं कि देखिए 10 साल पहले चीजें कितनी सस्ती थी, तो क्योंकि उस टाइम पे आपने एसेट परचेज की तो उस समय का प्राइस था, और आज जब आप बेच रहे हो तब ये सब नॉर्मल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया। लेकिन अगर आप जो टैक्स कैलकुलेशन है उसमें जब आप कॉस्ट और सेल प्राइस जो कंपेयर करोगे तो उसमें इन्फ्लेशन नहीं आता, तो वो इन्फ्लेशन को शामिल करने के लिए यहां पर हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें सिंपल प्रोसेस में क्या होता है कि जिस साल में आपने जो एसेट ली है उस साल का एक इंडेक्स नंबर लिया जाता है, और ये इंडेक्स नंबर हर साल सरकार या सीबीडीटी जारी करता है, तो सबके लिए सबको पता है। और जिस साल में आपने बेचा एसेट उस साल का इंडेक्स नंबर लिया जाता है। और ये समय में जितना इंडेक्स नंबर बढ़ा है, मान लीजिए कि 10 साल में इंडेक्स नंबर डबल हो गया, तो आपका कॉस्ट भी डबल हो जाएगा। यानी कि आपने कोई एसेट मान लीजिए 1 लाख में ली थी और आज आप 5 लाख में बेच रहे हो, तो नॉर्मल कैलकुलेशन में क्या होगा कि आपका कैपिटल गेन 4 लाख हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आपने 10 साल होल्ड किया था और उस 10 साल में मान लीजिए इन्फ्लेशन से ये डबल हो गया इंडेक्स नंबर, तो आपका कॉस्ट भी डबल हो जाएगा। यानी कि 1 लाख 2 लाख कॉस्ट हो गया और आपका सेल प्राइस 5 लाख है, तो आपका कैपिटल गेन 5 - 2 यानी कि 3 लाख ही रह गया। यानी कि क्योंकि कैपिटल गेन कम है तो उस पर टैक्स भी कम आएगा। तो ये एक जरिया है जिससे इन्वेस्टर को बेनिफिट रहता है कि उनका कैपिटल गेन कम हो, उस पर टैक्स कम हो, और ये बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है क्योंकि आपके पास नंबर्स भी है और आपके पास और डिटेल्स भी है। चलिए, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने निवेश की रणनीति डिसाइड कर सकते हैं और अपने लिए निवेश का जो विकल्प है उसे चुन भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपके लोन्स और आपके इन्वेस्टमेंट का पूरा ब्यौरा आपको मिलेगा। क्या है ये प्लेटफॉर्म, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। योर मनी आपको अब ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे जहां पर आपको आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन यानी आपके डिपॉजिट्स, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, साथ ही आपके स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके एनपीएस से लेके इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, होम इंश्योरेंस या इवन गाड़ी का इंश्योरेंस, आपके एनपीएस, कॉर्पोरेशन, तमाम निवेश की जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाएगी। और न सिर्फ निवेश की, लेकिन आपने कहां कहां से लोन लिया हुआ है, किस किस फॉर्म में लिया हुआ है, इसकी भी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल पाएगी। हम बात कर रहे हैं अकाउंट एग्रीगेटर की, जिसको रिजर्व बैंक ने यहां पर इसके नियमों को मंजूरी दे दी है। क्या मायने हैं इसके आपके लिए और हमारे लिए, जानते हैं अर्नब पंड्या से। अर्नब जी, क्या काम होगा इस अकाउंट एग्रीगेटर का और किस तरह से मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद मिलेगी मुझे? इससे एक आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ एक ही जगह पे आपको दिखाई देगी। आज क्या होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स एक जगह पर दिखाई देते हैं, यानी कि एक डीमैट अकाउंट हो तो उसमें आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और वो सब एक चीज पर एक जगह पर देख सकते हैं। लेकिन जब इस प्रकार का एग्रीगेशन होगा तो आपके सभी इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि आपकी फिक्स डिपॉजिट्स भी वहां पर होगी, आपके बॉन्ड्स होंगे, आपके इक्विटी और वो सब तो होंगे, लेकिन आप उसके साथ आपके लोन्स हो तो लोन्स का भी डिटेल्स आप वहां देख सकते हैं। अच्छा। इससे फाइनेंशियल प्लानिंग में आसानी होगी क्योंकि जब आप एक साथ सभी चीजें देखते हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है। आपको पता चलता है कि आपको कब पेमेंट कहाँ करना है, कब किसी का प्रीमियम भरना है, यानी कि इंश्योरेंस भी होगा तो उससे कब प्रीमियम भरना है, कब लोन्स की ड्यू डेट्स है। ये सभी चीजें जब आप एक साथ देखते हैं तो उससे आसानी होती है फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, और आप ऐसा ना हो कि आप भूल जाए कुछ या आपके अटेंशन से बाहर चला गया, जो काफी बार होता है सभी लोगों को, तो ये आप अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक समय कम है हमारे पास, लेकिन एनबीएफसी जो है अकाउंट एग्रीगेटर यहाँ पर बन पाएंगे जिस तरह से मंजूरी मिली है। मुझे ये बताइए कि टैक्स के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या आईटी विभाग की भी नजर रहेगी फिर इस तरह के अकाउंट्स पर? जरूर रहेगी। वैसे भी अब आजकल आईटी डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर का काफी सारा इस्तेमाल कर रहा है, तो एक बाजू आपके लिए अच्छा है कि एक साथ जब आप सभी इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो उसका टैक्सेशन भी आप दिखा पाएंगे अपने टैक्स रिटर्न्स में। लेकिन इनकम टैक्स भी देखती होंगी और आपको लिए भी तकलीफ है कि अगर आपने किसी इंस्ट्रूमेंट्स पे कोई इनकम आपने दिखाई नहीं है तो आपको नोटिस आना
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी काफी आसान बन जाएगा। चलिए, तो इस तरह के अकाउंट एग्रीगेटर से आपकी फाइनेंशियल लाइफ तो काफी हद तक आसान हो जाएगी। तमाम डिटेल्स आपकी लाइबिलिटीज और इन्वेस्टमेंट को लेकर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे, लेकिन साथ ही सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आईटी विभाग की नजर भी इस तरह के अकाउंट पर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अर्नब जी आज शो पे आने के लिए। इसी के साथ योर मनी में इतना ही, मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं ट्विटर आईडी पे, साथ ही mf@moneycontrol.com हमारा ईमेल आईडी है, जहां पे कॉन्टैक्ट नंबर के साथ सवाल आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।